स्वागत है डियर स्टूडेंट फिजिक्स फाउंडेशन में। और मैं हूं शिवम अग्रवाल, आपके सामने हाजिर हूं और मैं आप लोगों को बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आई जो है, ये आई लिखा हुआ है। आई कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसका आई इमेज है और स्फेरिकल मिरर उसका इमेज बना रहा है। तो हम लोग को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर का। सबसे पहले एक कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और एक कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों ही ड्रॉ करना सही है क्योंकि उसी पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पहले तो इसके लिए चेक कर लेते हैं। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, हम लोग को पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज को सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस रखना है, मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो इमेज भी यहीं पे है, मतलब ऊपर है। अगर ऊपर ऑब्जेक्ट को रखे तो इमेज भी ऊपर बना है। तो ऐसा अगर होता है देन दे हैव टू बी ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द मिरर। बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको अगर ऊपर ही बनना है, मतलब इरेक्ट बनना है अगर इमेज को, तो उसको बैक साइड बनना चाहिए, अपोजिट साइड्स ऑफ द मिरर बनना चाहिए। तो ए ऑप्शन तो सही है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। कौन सा गलत है ये बात बताना है। फिर दूसरा केस में लिखा हुआ है इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज इसका कुछ यहाँ पर है, अपोजिट साइड है प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब कि ये ऊपर बना है ये नीचे बना है, then they have to be on the same side of the mirror। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कनकेव मिरर के केस में क्या पढ़े हम लोग कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और उसका उल्टा इमेज बना है तो वो इसी साइड बनेगा, वो इसी साइड बनेगा। तो ये सही है। और इस केस में तो ऐसा होता ही नहीं है, इस केस में तो उल्टा इमेज बनता ही नहीं, इसमें तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है। तो ये बात भी सही है, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इनकरेक्ट देखना। फिर ऑप्शन सी बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से वही बात बोल रहा है, ऑब्जेक्ट है ये और इमेज यहाँ पे है और वो अपोजिट साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस है, देन दे कैन बी ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द मिरर एज वेल। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है और इमेज जो है उल्टा बना है, मतलब यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से बोलना चाह रहा है कि अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, मतलब यहाँ बनना चाहिए इमेज को। ऐसा कभी होता है क्या? इमेज तो अगर पीछे बनता है तो हमेशा वर्चुअल बनेगा, यहाँ भी वही होगा। अगर ऐसे रखे हैं तो उल्टा तो यहाँ बनेगा ही नहीं, वर्चुअल बनेगा। तो वर्चुअल केस में क्या होता है कि हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। तो वर्चुअल इमेज अगर बनना है उल्टा, अगर यहाँ पे उल्टा इमेज बना है इसका, तो वो अपोजिट साइड में हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन सी भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन सी गलत है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर डी चेक कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इमेज को भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो इमेज भी तो यहीं बनेगा, ये तो कॉमन सेंस का चीज़ है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी ही सही है। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि डिस्टेंस u पे रखा गया है कनकेव मिरर के। तो कुछ यहाँ पे कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये कनकेव मिरर है एक, और कनकेव मिरर के पीछे कुछ पेंट किया हुआ रहता है, ये कुछ पेंट है ये। तो ऑब्जेक्ट को पहले तो यहाँ पे फोकल लेंथ फोकस बना लेते हैं। फोकस ये होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ ये लग रहा है, और पोल जो होगा इसका ये होगा। ठीक है, अब पढ़ते क्वेश्चन को। ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस u पे रखा गया है कनकेव मिरर के, ठीक है, और उसका रियल इमेज बना है। देखो, अगर हम लोग को ऑब्जेक्ट रखना है डिस्टेंस u पे तो कहाँ पे रखना चाहिए? क्या यहाँ पे रखना चाहिए? अगर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका रियल इमेज नहीं बन सकता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का इमेज पीछे बनेगा, तो वो एक वर्चुअल इमेज है। तो फोकस के इस साइड अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो हमेशा रियल इमेज बनेगा। तो हम लोग को जो इमेज रखना चाहिए कुछ इसके इस डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो लेट्स से कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखे हैं हम लोग कुछ, और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है u, ठीक है, और जो रियल इमेज बना है वो डिस्टेंस v पर बना है, डिस्टेंस उसका v है। मान लो कि
यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे इमेज बना है और उसका डिस्टेंस यहाँ पे भी है, और इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है f दिया हुआ है, फोकल लेंथ यहाँ पे f दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि कौन सा ग्राफ होगा 1/v वर्सेस 1/u में। ठीक है, तो हम लोग पहले स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला जो होता है वो लिखते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब 1/v का बाद में बात करते हैं, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, पहले u का देखते हैं। देखो क्वेश्चन को सही से पढ़ो कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस u पे दिया रखा गया है, तो ये जो है मैग्नीट्यूड है, u जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैग्नीट्यूड है। तो ये u मैग्नीट्यूड है, लेकिन वो मिरर के इस डायरेक्शन में रखा गया है, तो यहाँ पे इसीलिए -u लिखेंगे। ठीक है, u एक मैग्नीट्यूड है, कुछ वैल्यू होगा, और माइनस इसीलिए लगा है, माइनस साइन इसीलिए लगा है क्योंकि वो मिरर के इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, इसीलिए माइनस लगा है। और v जो होगा यहाँ पे वो भी मिरर के इस साइड में बना है, तो v भी -v लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/, और फोकल लेंथ दिया गया है f। ठीक है, लेकिन यहाँ साइन के साथ लिखना है, तो फोकल लेंथ, फोकस भी इस साइड ही है, तो फोकल लेंथ भी यहाँ पे -f लिखेंगे। तो यहाँ से कुछ लिखेंगे -1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/f। तो यहाँ से हो जाएगा कुछ 1/v इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/f। अब देखो ये y इंटरसेप्ट 1/f है, और y इंटरसेप्ट ऑफ कोर्स पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि हम पहले ही बता दिए थे कि f यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है, तो 1/f पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो इंटरसेप्ट जो y इंटरसेप्ट है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो इसमें y इंटरसेप्ट 3 ग्राफ का पॉजिटिव लग रहा है, तो इन तीनों में से कोई होगा, और ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख रहा है, तो ये वाला नहीं हो सकता है। अब देख लेते हैं, ये 1/u जो है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, 1/u जो है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और यहाँ पे ये फंक्शन है, ऑफ कोर्स 1/u एक फंक्शन है और वो पॉजिटिव ही है, और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखा है मतलब -1 छिपा हुआ है, मतलब इसका स्लोप जो है वो -1 है, इस ग्राफ का स्लोप -1 है। तो इसका क्या स्लोप -1 लग रहा है क्या? इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये नहीं हो सकता है। इसका स्लोप भी पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता है। इसका स्लोप कुछ निगेटिव लग रहा है, इसका स्लोप यहाँ पे निगेटिव है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, तो बी इज़ द राइट आंसर। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मीडियम है जिसका कि मीडियम ए से कोई लाइट जा रहा है जिसका क्रिटिकल एंगल कुछ थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग को बताना है कि पहले तो दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए भी दिया हुआ है, तो हम लोग को बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी क्या होगा। तो कुछ ऐसा केस है कि ये मीडियम ए है, ये कुछ मीडियम बी है, तो यहाँ पे ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल है, और ये लाइट ऐसे जा रहा है, और इसका ये क्रिटिकल एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे। और ये अगर क्रिटिकल एंगल पे कोई लाइट जाता है तो हम लोग जानते हैं कि वो ग्लांस करके जाता है, सरफेस पे एकदम ग्लांस करके जाता है, और क्रिटिकल एंगल से जहाँ ज़्यादा बढ़ता है वहाँ TIR होने लगता है। तो सिंस ये क्रिटिकल एंगल पे ही गिर रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे थीटा है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे स्नेल्स लॉ से, पहले तो μ1 साइन थीटा मतलब μa साइन थीटा बराबर μb साइन 90, सही है। तो यहाँ से हम लोग कुछ लिखेंगे μa साइन थीटा इज इक्वल टू μb साइन 90, साइन 91 होता है, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर μb बाय μa। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मान लो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का जो लिखते हैं हम लोग, वो लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है,
तो यहाँ पे सी बाय भी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बाय सी बाय भी ए लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कुछ सी बाय भी भी इंटू भी ए बाय सी लिख सकते हैं, और सी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है भी भी, तो भी भी बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसको इस तरफ ले आएंगे LHS में भी भी को, तो भी ए बाय साइन थीटा। तो भी ए बाय साइन थीटा कहाँ पे है, मतलब भी ए भी है, तो भी बाय साइन थीटा कौन सा है, यहाँ पे है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है और ग्लास स्लैब के बगल में ग्लिसरीन दिया हुआ है, यहाँ पे मतलब सराउंडिंग जो है इसका ग्लिसरीन है। तो ग्लिसरीन में लाइट का स्पीड दिया हुआ है, लाइट का स्पीड दिया हुआ है ग्लिसरीन में, और ये क्वार्ज का बना हुआ है, ये जो ग्लास स्लैब है वो क्वार्ज का बना हुआ है। क्वार्ज में भी स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, तो इसका मदद से, स्पीड ऑफ लाइट का मदद से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट का मदद से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे म्यू ऑफ ग्लिसरीन बराबर, म्यू ऑफ ग्लिसरीन बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन कितना दिया हुआ है 9/4, 9/4 × 10⁸। तो 10⁸ इंटू 10 दोनों कट हो जाएगा, तो 3 × 4/9 हो जाएगा। तो ये कुछ 3, तो 4/3 आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन 4/3 है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग 4/3 है। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ज कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ज। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ बाय स्पीड ऑफ लाइट इन क्वार्ज कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन क्वार्ज 1.5 × 10⁸। ठीक है, तो ये कुछ 2 भाग में कटेगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब 2 आ गया है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग जो है वो 4/3 आ गया है। तो शिफ्ट निकालना है हम लोग को ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट अगर ग्लास ऑब्जेक्ट से अगर लाइट निकल रहा है यहाँ से, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसका कुछ इमेज अलग जगह बनेगा, तो उसका शिफ्ट बताना है कितना दूर शिफ्ट हो गया इमेज। यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, तो वो देखते हैं हम लोग। तो शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थिकनेस ऑफ स्लैब इंटू 1 - म्यू ऑफ सराउंडिंग बाय म्यू ऑफ स्लैब। सही है, तो थिकनेस ऑफ स्लैब कितना दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ स्लैब यहाँ पे 18 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे थिकनेस 18 सेंटीमीटर इंटू 1 - म्यू ऑफ सराउंडिंग कितना है 4/3, और म्यू ऑफ स्लैब कितना है 2। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है कुछ यहाँ पे अलग से भी, लेकिन इसका कुछ यूज नहीं लग रहा है हमको। तो 18 सेंटीमीटर इंटू 1 - 4 और इसको कुछ गुना करेंगे तो 4/6 आ जाएगा, और ये 2 भाग में कटेगा, ये 3 भाग में कटेगा 2 से। तो 18 × 1 - 2/3 तो कितना आ जाएगा 18 × LCM 3, 3 - 2 1, तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक बीम ऑफ लाइट है, मतलब ये देखो कुछ कन्वर्जिंग बीम है, कन्वर्जिंग लाइट रेज है, जो कोई पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। ठीक है, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो लाइट रेज अपीयर्स टू मीट है, ठीक है, एक्चुअली मीटिंग नहीं कर रहा है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और ग्लास स्लैब का कुछ थिकनेस T दिया हुआ है, ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, इसका थिकनेस जो है वो T दिया हुआ है। इसका थिकनेस एक बार फिर से सही से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ग्लास स्लैब का जो थिकनेस दिया हुआ है वो कुछ T दिया हुआ है। ठीक है, ग्लास स्लैब का थिकनेस T दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है इसका ग्लास स्लैब का,
और इसको यहाँ से ऐसे लाइट भेजे है, तो हम लोग को कन्वर्जिंग पॉइंट जो है, मतलब ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कि कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा वो बताना है, ठीक है। तो जब सराउंडिंग का तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो सराउंडिंग को 1 मान लेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो शिफ्ट बराबर फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे थिकनेस इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ स्लैब, ठीक है। तो थिकनेस कितना है यहाँ पे, थिकनेस टी दिया हुआ है थिकनेस, और 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग 1 हो जाएगा, और 1 माइनस म्यू ऑफ स्लैब कितना हो जाएगा, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको टी और इसका एलसीएम म्यू लेंगे तो ये म्यू माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास स्लैब का होगा वो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से तो ज़्यादा होगा, ठीक है। एयर से तो रिफ्रैक्टिव, क्योंकि एयर और या वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे मिनिमम होता है जिसका वैल्यू 1 होता है, और जो दुनिया में जितना बाकी सब्सटेंस है उसका ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि शिफ्ट जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये शिफ्ट पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये अवे बनेगा, ये जो है। और अगर ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज जो है यहाँ कुछ बनेगा, इमेज कुछ यहाँ इमेज बनेगा, इस लाइन पे यहाँ पे इमेज बनेगा। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है मतलब ये आंसर है इसका, कोई भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में तो यही वाला है, तो टी 1 माइनस म्यू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई होगा, और अवे बन रहा है तो अवे, तो ऑप्शन ए सही है। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट सोर्स है और वो वाटर को का कोई लेवल है, उससे h डेप्थ नीचे कोई पॉइंट सोर्स रखा गया है, ठीक है। h डेप्थ नीचे कोई पॉइंट सोर्स रखा गया है, यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स है O और यहाँ पे रखा गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है म्यू, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि कितना एरिया, फाइंड द एरिया ऑन द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट कम्स इन एयर फ्रॉम वाटर। तो कितना सरफेस एरिया कवर हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि लाइट रेज कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है, बहुत सा लाइट रेज आएगा। लेकिन ये सिंस डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ठीक है, क्योंकि 1 से इसका जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो कभी ना कभी TIR हो जाएगा, तो वो TIR से पहले जितना रेज ऑफ लाइट, यहाँ से कई सारा रेज ऑफ लाइट निकलेगा, तो वो कुछ एरिया यहाँ पे सर्कुलर एरिया बना लेगा, यहाँ पे सर्कुलर कुछ रीजन बना लेगा, तो उसका एरिया बताना है। तो कहीं ना कहीं पहले हम लोग को अगर उसका एरिया बताना है सर्किल का, तो कहीं ना कहीं हम लोग को पहले रेडियस पता करना है, ठीक है। और यहाँ हाइट h दिया हुआ है, ठीक है, h हाइट दिया हुआ है। तो हम लोग पहले यहाँ पे कुछ क्रिटिकल एंगल पता कर लेते हैं, इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो क्रिटिकल एंगल बराबर साइन इनवर्स म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर होता है, सही बात है। तो क्रिटिकल एंगल बराबर साइन इनवर्स म्यू रेयरर कितना है 1 और म्यू डेंसर कितना है म्यू, तो साइन थीटा सी बराबर यहाँ से 1 बाय म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा सी, साइन थीटा सी 1 बाय म्यू, तो कॉस थीटा सी क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, तो 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएगा अंडर रूट एलसीएम म्यू स्क्वायर, और ये 1 माइनस, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो ये कुछ आ जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय म्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टैन, क्यों सिंस हम लोग को ये वाला पता करना है, तो हम लोग यहाँ से अगर टैन थीटा सी, इसका पहले हम लोग टैन थीटा सी पता कर लेते हैं। ये क्रिटिकल एंगल यहाँ पे बना रहा है, और ये भी क्रिटिकल एंगल ऐसे कुछ बना रहा होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट किया होगा, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है, तो ये भी क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग यहाँ पे ये निकालना है तो इसका टैन थीटा सी पता कर लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट पता है हम लोग को और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस पता नहीं है। तो क्रिटिकल एंगल ये भी है, ये भी एक क्रिटिकल एंगल है, क्योंकि ये पैरेलल है दोनों, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये क्रिटिकल एंगल है, तो ये भी क्रिटिकल एंगल है। तो टैन थीटा सी पहले पता कर लेते हैं। तो टैन थीटा सी यहाँ पे होगा
यहाँ पे 1/μ साइन थीटा सी 1/μ है, और ये कॉस थीटा सी करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √μ² माइनस 1/μ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/μ इंटू म्यू बाय √√μ² माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा कुछ 1/√μ² माइनस 1। ठीक है, तो tan थीटा सी पता कर लिए हम लोग। तो tan थीटा सी जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ थीटा सी के लिए परपेंडिकुलर रेडियस r है, रेडियस r परपेंडिकुलर है, और बेस जो है इसके लिए बेस हाइट है। ठीक है, r/h। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि 1/√μ² माइनस 1 इज इक्वल टू r/h। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ये सब पार्ट सब। ठीक है, तो ये भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा h/√μ² माइनस 1। ठीक है, अब एरिया निकालना है हम लोग को। तो एरिया जो है यहाँ पे सर्किल बन रहा है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई इंटू r²। r है h/√μ² माइनस 1, तो h² माइनस 1। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे बोला है कि लाइट जो है वो ग्लास से इंसिडेंट कर रहा है, जैसे कि कोई ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ये ग्लास है, और ये एयर है, और ये ग्लास और एयर का इंटरफेस है। ठीक है, ये ग्लास और एयर का इंटरफेस है, और ग्लास से लाइट गिर रहा है, ग्लास से लाइट आ रहा है और एयर की तरफ जा रहा है। तो कुछ यहाँ से डेंसर से रेयर जा रहा है, तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ। तो हम लोग को बताना है कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस रखेंगे, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस रखेंगे, ये वाला एंगल क्या रखेंगे जिससे कि एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे क्या है, तो मैं समझाता हूँ थोड़ा एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो यहाँ पे साइड में मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये रेज ऑफ लाइट अगर है, और ये ऐसे करके कुछ इंसिडेंट किया है इस पर, और ये कुछ रिफ्रैक्ट किया है बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये जैसे कि ये इंसिडेंट रे है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं सीधाई में ही, और ये जो इसका इंसिडेंट रे का जो टेल है और रिफ्रैक्टेड रे का जो टेल है उसके बीच का जो एंगल होता है वही होता है थीटा, वही होता है एंगल ऑफ डेविएशन, वही होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा। पहले सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, यहाँ पे अगर ऐसा करते हैं तो 90 डिग्री क्या बन सकता है, पहले तो जज करना होगा इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ रिफ्रैक्ट करेगा तो ये इसको इंसिडेंट रे को कुछ एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ यहाँ पे थीटा बनाएगा, तो ये देखने से ही लग रहा है कि ये थीटा जो है 90 डिग्री नहीं बनाएगा। फिर सोचते हैं, थोड़ा सा और सोचते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल के अलॉन्ग डालेंगे तो भाई सीधा चल जाएगा ये तो लाइट रेज, तब तो 0 डिग्री बना रहा है, तब तो कोई केस ही नहीं है 90 डिग्री का। फिर थोड़ा और सोचते हैं, इसको थोड़ा सा और घुमाते हैं, और घुमाते हैं, ये थोड़ा सा और थोड़ा इधर जाएगा, और थोड़ा इधर जाएगा, तब भी 90 डिग्री नहीं बन रहा है। देखिए तब भी 90 डिग्री नहीं बन रहा है। 90 डिग्री ये होता है, ये तो 90 डिग्री, मतलब इससे साफ पता चलता है कि रिफ्रैक्शन जब होगा तो श्योर शॉट है कि यहाँ पे डेविएशन 90 डिग्री नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं TIR होने वाला है। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ और TIR का केस देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अगर इंटरफेस है ग्लास का और ये एयर है, ठीक है, तो यहाँ से लाइट अगर गया ऐसे करके और बाय द चांस ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो रेज ऑफ लाइट को प्लेन मिरर की तरह, यहाँ जो रिफ्लेक्टेड लाइट है रिफ्लेक्ट करेगा लाइट रेज, उसको कुछ प्लेन मिरर की तरह एकदम वापिस आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। अब देखिए इसको कुछ एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन ये होता है, ये इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो टेल पार्ट है, टेल पार्ट ये है, और इसका जो टेल पार्ट है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो टेल पार्ट है उसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री लग रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक, तो कौन सा एंगल होगा, ये थीटा क्या होगा यही पता करना है।
तो ये देखिए, ये लाइन अगर ए है और ये बी है, ये लाइन ए बी अगर देख रहा है तो ये देखने से ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में सम ऑफ ऑल द एंगल्स जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 45 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो जाएगा आंसर। सही है। तो इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक लेंस है जिसका कि एयर में पावर P दिया हुआ है और वो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है कोई मटेरियल का, उससे बना हुआ है। मान सकते हैं कि ग्लास से बना हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और उसको फिर बाद में जाके उस लेंस को इमर्ज कर दिया गया, लिक्विड में डुबा दिया गया और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है। तो हमें बताना है कि तब जब डुबा देंगे तब लेंस का पावर ऑफ कोर्स बदलेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो सराउंडिंग है वो बदल जाएगा, तो तब लेंस का पावर बताना है। तो शुरुआती केस में, फर्स्ट केस में, इनिशियल केस में हम लोग देखते हैं कि पावर क्या था। मतलब पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f2 बराबर म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सही है। तो 1/f2 ही तो पावर है, तो पावर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस भाई म्यू था, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है और शुरुआत में एयर में रखा गया है लेंस को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग 1 हो जाएगा, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है कुछ 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो चेंज नहीं होने वाला, तो ये तो चेंज नहीं होगा, तो इसको कुछ यूज कर लेंगे हम लोग अगले पार्ट में। तो p/μ माइनस 1 हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। सही है। अब फिर से अगेन हम लोग फाइनल सेकेंड केस के लिए देखते हैं जिसका हम लोग को निकालना है आंसर। तो यहाँ पे 1/f2 हो जाएगा, यहाँ पे जब फोकल यहाँ पे जो पावर हो जाएगा, ये 1/f2 क्या है? पावर है। तो तब क्या हो जाएगा 1/f2? तब म्यू ऑफ लेंस लिखेंगे जो कि म्यू ही रहने वाला है, वो तो चेंज होगा नहीं, और म्यू ऑफ सराउंडिंग कुछ म्यू नॉट हो जाएगा, क्योंकि जो लिक्विड में डुबोए है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है, -1 करेंगे, फिर 1/r1 माइनस 1/r2 करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1/f2 1/f2 इज इक्वल टू म्यू, इसका एलसीएम म्यू नॉट ले लेंगे तो ये आ जाएगा म्यू माइनस म्यू नॉट, और यहाँ से 1/r1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 का यूज़ कर लेंगे, यहाँ से p/μ माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कुछ p/μ माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यही तो पावर है, यही तो हम लोग को निकालना है। तो p डैश बराबर हो जाएगा म्यू माइनस म्यू नॉट बाय म्यू माइनस 1 इंटू p/μ नॉट। तो कौन सा यहाँ पे दिख रहा है? तो ऑप्शन सी सही है। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दो आइडेंटिकल थिन कन्वर्जिंग लेंस है। पहले तो ये वर्ड का समझते हैं कि दो आइडेंटिकल मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा लेंस का, इस पार्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और इस पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो बराबर होगा, दूसरा जो लेंस है उसका रेडियस होगा। मतलब ये वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये वाला भी बराबर होगा और ये वाला जो है वो इसके बराबर होगा। ठीक है। तो इस लेंस को कॉन्टैक्ट में सॉरी मैं फिगर सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं, एक बार शायद फिर से मिटा के कर देता हूँ। तो ये वाला लेंस है और इसको कांटेक्ट में रखा गया दो कन्वर्जिंग लेंस को, और तो ये आइडेंटिकल है। ठीक है। सब कुछ आइडेंटिकल है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस भी आइडेंटिकल है, सराउंडिंग सब कुछ आइडेंटिकल है। ठीक है। और ये लेंस का जो एक्सिस है वो कोइंसाइड कर रहा है, मतलब इसका ऑप्टिकल सेंटर कुछ, इसका ऑप्टिकल सेंटर कुछ, O1 O2 ये दोनों कनेक्टेड है, मतलब यही प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट को 12.5 सेंटीमीटर इससे दूर रखा गया है, 12.5 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो हम लोग को बताना है कि ऑप्टिकल पावर ऑफ द सिस्टम क्या है, मतलब इस लेंस का ऑप्टिकल पावर कितना है, और हर एक लेंस जो ये सिस्टम बना, ये दो लेंस है, इन दोनों लेंस का भी अपना अपना ऑप्टिकल पावर होगा, उसको भी बताना है। अब कंडीशन दिया हुआ है, इफ़ द रियल इमेज फॉर्म बाय द सिस्टम ऑफ लेंसेज इज 4 टाइम्स एज लार्ज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसका यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं V/U।
तो मैग्निफिकेशन जो है यहाँ पे सिंस रियल इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का, रियल इमेज मतलब कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, इमेज इन्वर्टेड है, और यहाँ पे 4 टाइम्स हुआ है मैग्निफिकेशन, तो -4 लिखेंगे यहाँ पे, और ये भी हो गया, और u कितना हो जाएगा, u -12.5, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इस साइड रखे और इस साइड को निगेटिव बोल रहा है और इस साइड को पॉजिटिव, ठीक है। तो v आ जाएगा यहाँ से +50 क्या सेंटीमीटर। अब फिर एक और फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/+50 माइनस 1/u 12.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और u माइनस हो जाएगा -12.5 इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पता करना है हम लोग को, ठीक है, उसी के हेल्प से पावर निकालेंगे हम लोग। तो 12.5 हो गया ये, और ये हो जाएगा, ये कुछ प्लस बन जाएगा बाद में, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 50 आ जाएगा, और ये 1 + 4 भाग में होगा ये, और 1/f। तो यहाँ से f आ जाएगा 50/5, तो f आ गया 10 + 10, तो पावर हो जाएगा इसका 1/ फोकल लेंथ, तो 0.1, ठीक है। अच्छा, सिंस हम लोग जानते हैं कि पावर बराबर P1 + P2 होता है, ठीक है, पावर बराबर P1 + P2 होता है, तो पावर जो आया है यहाँ पे 0.1, और सिंस दोनों जो लेंस है ये दो लेंस जो है वो आइडेंटिकल है, तो इसको P' + P' कुछ बोल सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 2P' बराबर 0.1 और ये P' बराबर 0.1/2, तो ये कुछ हो जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ पे, और ये सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मेटल टैंक है जिसका कि लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है इसका लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है इसका 3 मीटर, और एक बंदे का आँख है जो कि जस्ट लेवल ऑफ वाटर से कोइंसाइड कर रहा है एकदम, मतलब कोई भी अगर लाइट रेज अगर आता है इसके आँख पर तो ऐसे ही आएगा, ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हम लोग को कोई बताना है, हम लोग को कोई कॉर्नर ई है यहाँ पे, तो उससे लाइट रेज जब आएगा और इसके आँख में आएगा तो ज़रूर लाइट रेज इसी लेवल से ही आएगा, और उसको जस्ट देखना है तो ज़रूर लाइट रेज को ऐसे ही आना पड़ेगा, तभी उसके आँख पर जा पाएगा वो। तो हम लोग को बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना है, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ से अगर कोई लाइट रेज को अगर ऐसे भेजते हैं, ऐसे कोई लाइट रेज को भेजे और बाय द चांस ये क्रिटिकल एंगल पर क्रिटिकल एंगल बनाता है यहाँ पे, तो लाइट रेज जो है यहाँ से ग्लांस करते हुए जाएगा, ग्लांस करते हुए, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग μ1 मतलब म्यू ऑफ वाटर साइन क्रिटिकल एंगल बराबर म्यू ऑफ, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, इस सराउंडिंग में एयर है, तो म्यू ऑफ एयर इंटू साइन 90, ठीक है, और म्यू ऑफ साइन θc जो है म्यू ऑफ वाटर निकालना है हम लोग को, तो यहाँ रख देते हैं म्यू एयर बाय साइन θc। तो साइन θc कितना हो जाएगा, तो पहले तो हम लोग यहाँ से इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो tan θc लिखेंगे, tan θc बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस ये है और परपेंडिकुलर जो है ये है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है 4/3, तो 4/3 कौन सा एंगल के लिए होता है, ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है, 53 डिग्री। तो साइन θc कितना आ जाएगा, मतलब साइन 53 डिग्री कितना आ जाएगा, साइन 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री के बराबर होता है, और कॉस 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4/5, तो यहाँ लिखेंगे 5/4, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 5/4, अब इसको भाग दे देंगे, कुछ 5 को 4 से भाग दे देंगे, तो 4 × 1 = 4, 1.2825, 1.25 आ जाएगा, तो आंसर डी सही है। सो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है ये सिंपल कैटेगरी में आएगा, मतलब थोड़ा सा इसमें नॉलेज होना चाहिए साइन का, ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या है कि ये कोई बंदा है जिसका आँख यहाँ पर है और ये पॉइंट P को देख रहा है, ठीक है।
तो पॉइंट P का लोकेट करना है इमेज, ठीक है, पॉइंट P का इमेज को लोकेट करना है, ठीक है। तो पॉइंट P का ऑफ कोर्स इमेज जो है वो कहीं अलग जगह बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन सब होगा तो शिफ्ट हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो पहला वाला जो ग्लास स्लैब है उसके लिए शिफ्ट निकाल लेते हैं। तो शिफ्ट बराबर हो जाएगा यहाँ पे, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है स्लैब में, थिकनेस इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग बाय म्यू ऑफ स्लैब, सही है। थिकनेस कितना है इसमें, थिकनेस कितना दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है इसका 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, और 1 माइनस ये कुछ 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग कितना है, सराउंडिंग कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एयर समझ जाना है, और म्यू ऑफ स्लैब कितना है 1.2, ठीक है। तो यहाँ पे 1.2 इंटू 1.2 LCM हो जाएगा यहाँ पे, और 1.2 माइनस 1.2, तो ये 1.2 कट जाएगा और ये 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट 1 जो आ गया वो प्लस 0.2 आया, ठीक है, शिफ्ट 1 प्लस 0.2 आया। फिर शिफ्ट 2 निकालते हैं, शिफ्ट 2 मतलब ये वाला जो ग्लास स्लैब है वो कितना शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट 2 बराबर थिकनेस कितना है इसका 1.3 सेंटीमीटर, और 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग कितना है 1, और म्यू ऑफ स्लैब कितना है 1.3, तो ये कुछ 1.3, और यहाँ पे LCM 1.3, और 1.3 माइनस 1 0.3, और ये पॉइंट जो है ये 1.3 कट हो जाएगा तो ये 0.3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे शिफ्ट 3 निकाल लेते हैं इस वाले स्लैब के लिए। शिफ्ट 3 बराबर थिकनेस कितना दिया हुआ है इसका 1.4 इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग कितना है 1, और म्यू ऑफ स्लैब कितना है 1.4, ठीक है। तो यहाँ पे 1.4 इंटू 1.4 LCM, और ये 1.4 माइनस 1 0.4, तो ये 0.4 हो गया। अब देखो ये प्लस 0.2, ये प्लस 0.3, और ये प्लस 0.4, तो टोटल शिफ्ट जो हो जाएगा उस सबको जोड़ देना है, तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 3 7 2 9 0.9, मतलब ये वाला जो पॉइंट P जो है वो 9.9 सेंटीमीटर कुछ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंस 2 सेंटीमीटर दूर है, ये 2 सेंटीमीटर दूर है, तो ये 0.9 सेंटीमीटर कहाँ होगा, इधर होगा कुछ, यहाँ पे मान सकते हैं पॉइंट P है, पॉइंट P कुछ यहाँ पे हो गया होगा, मतलब इस स्लैब से नीचे ही रहेगा, और वो 0.9 सेंटीमीटर जो है शिफ्ट हो गया है। अगर इसमें ऑप्शन में कुछ आता तो वो डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। सो स्टूडेंट, कैसा लगा हमारा लेक्चर आप लोगों को, ज़रूर उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए ताकि आप लोग के लिए हम लोग बहुत अच्छा कर सके। और हम लोग का नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है, अगला दिन का जो लेक्चर है वो लेंस पे आएगा और रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पर आएगा, वैसे ही आएगा जो पहले जो आया था, क्योंकि इस टॉपिक पे आप लोग को बहुत कमांड का ज़रूरत है और बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत है। 2 से 3 दिन इस टॉपिक पे आएगा क्वेश्चन, उसके बाद आपका इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि गारंटी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर वो बन जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।